मेरे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube क्लास पर स्वागत है। आज हम बीएड ने एसटीसी सेकेंड ईयर की क्लास बच्चे और सीखना, जिसमें हम पढ़ेंगे इकाई सेकेंड इकाई का नाम है सीखना, बुद्धि और अभिप्रेरणा। सीखना हमारा जो पहली इकाई थी, जिसमें हमने पढ़ा था सीखने का अर्थ, सीखने की परिभाषा, सीखने की विशेषताएं, हमने बहुत कुछ पढ़ा उसके अंदर। तो हम सेकंड इकाई पढ़ेंगे बुद्धि। तो बुद्धि के बारे में, बुद्धि की परिभाषा में, बुद्धि की अवधारणा, बुद्धि की अर्थ, बुद्धि की परिभाषाएं हमने पढ़ा था। फिर है बुद्धि के आधार पर या योग्यता के आधार पर निम्न नाम पढ़े थे हमने, और बुद्धि का मापन भी हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे बुद्धि की प्रकृति और स्वरूप। आज टॉपिक है बुद्धि की प्रकृति या स्वरूप। बुद्धि की प्रकृति या स्वरूप का होना होता है कि जिस प्रकार से व्यक्ति को देखते हैं, जिस प्रकार की प्रकृति को हम देखते हैं और प्रकृति के आधार पर उसकी हम प्रशंसा करते हैं, सौंदर्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम बुद्धि को भी निश्चित आकार देकर, उसका स्वरूप देकर पाया जाता है। तो हम उसके बारे में थोड़ी भूमिका पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट है ये भी। तो इसमें बताया गया है कि मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति से लेकर, मनोविज्ञान की उत्पत्ति से लेकर आज तक, मतलब वर्तमान समय तक, बुद्धि का स्वरूप निश्चित नहीं हो पाया है कि बुद्धि का आकार है कैसा, या बुद्धि का जो स्वरूप है वो दिखाई कैसे देती है, वो हमें मालूम अभी तक पड़ा नहीं है। समय समय पर जो परिभाषा विद्वानों द्वारा प्रस्तुत की जाती है, या इसके द्वारा एक निश्चित पक्ष या विशेषता या क्षमताओं से संबंधित थी। अतः कहा जा सकता है कि आज हम बुद्धि लब्धि ने आज तक उपलब्ध सामग्री के आधार पर बुद्धि का स्वरूप तथा इसकी प्रकृति क्या है, इसे जानने के लिए हमें कुछ विशिष्ट प्रकार के 4-5 जो पॉइंट है, मुख्य बिंदुओं के माध्यम से मालूम पड़ेगा कि बुद्धि का आकार किस प्रकार से है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं कि बुद्धि जो है, बुद्धि का अभी तक बहुत सारे मनोविज्ञान ने प्रयोग किया है, सिद्ध किया है कि बुद्धि का आकार है कैसा, अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है। तो उसको हम जानने के लिए, वर्णन करने के लिए हम पढ़ेंगे। तो पहला आता है इसमें सीखने की योग्यता। क्या आता है? सीखने की योग्यता। तो सीखने की योग्यता क्या है? देखो, हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसको सीखना जरूरी होता है। तो भारत में या भारतीय ऋषियों ने ज्ञान को जीवन का प्रमुख साध्य माना है। किसने? भारत में भारतीय ऋषियों ने, जो ऋषि मुनि हैं, साधु संत हैं, ऋषियों ने ज्ञान को जीवन का प्रमुख, ज्ञान को, देखो किसने? ऋषियों ने ज्ञान को जीवन का प्रमुख साधन माना। ऋषियों ने ज्ञान को जीवन का प्रमुख साधन, ज्ञान मतलब क्या? वही बुद्धि, बुद्धि हुई। तो ऋषियों ने भी ये प्रयोग किया है कि ज्ञान जो है वो जीवन का प्रमुख साधन है। अतः जो व्यक्ति अधिक से अधिक ज्ञान ग्रहण करता है, उसे समाज में उच्च स्थान दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि उसको हर व्यक्ति से, हर समाज में, हर जगह उसको सम्मान इस बात का मिलता है कि उसको उस ज्ञान के आधार, क्योंकि उस व्यक्ति के पास में क्या है? ज्ञान है। कि हमें प्रवक्ता ने से भी जनताओं के सामने, प्रजा के सामने जिस प्रकार की बातें रखनी है, उस व्यक्ति को वो रखनी बात आती है।
तो हम अपने व्यक्ति के आधार पर जीवन में जीने के लिए हमें ज्ञान जिसके पास अधिक है उसके हर जगह सम्मान होता है, क्योंकि उसको पद भार दिया जाता है, क्योंकि उसको हर प्रकार का कुछ स्थान लेना बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सीखने की योग्यता के अंदर बुद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक अंग माना जाता है, या ये माना जाता है कि ये जो जीवन में सीखने की योग्यता होती है वो बुद्धि के आधार पर होती है, क्योंकि व्यक्ति हर कोई जो कार्य करता है वो बुद्धि के आधार पर तो करता है। बुद्धि के आधार पर व्यक्ति अपने बोलचाल, वार्तालाप, ठीक है, कार्य करने की क्षमता है, व्यवहार है, परिवर्तन है, ये सब किसके द्वारा होता है? बुद्धि के द्वारा तो हो रहा है। ठीक है, अब सेकंड नंबर के देखो, समस्या का समाधान की योग्यता। समस्या समाधान की योग्यता कौन सा है? सेकंड नंबर कौन सा है? सेकंड नंबर है समस्या समाधान की योग्यता। समस्या समाधान की योग्यता। समस्या समाधान की योग्यता मतलब प्रत्येक व्यक्ति के विकास के साथ साथ विभिन्न प्रकार की कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति अपने विकास के साथ साथ विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करता है, क्योंकि जब व्यक्ति जन्म लेता है या बालक जब जन्म लेता है, शिशु जब जन्म लेता है तो शिशु जन्म होने के बाद उसकी वृद्धि और विकास में क्या होता है? गति आती है, और गति जब आती है तो बालक को 5 वर्ष तक उस कामक क्रिया के द्वारा है और बहुत सारी क्रिया है जिसके द्वारा उस बालक को हर समस्या का समाधान स्वयं को करना पड़ता है। जो इन व्यक्ति इन समस्याओं को जितना शीघ्रता से समस्या को समाधान कर देता है, उसे छुटकारा पा लेता है, वह व्यक्ति अधिक बुद्धिमान कहलाता है, क्योंकि उसने उस समस्या को समझा है कि उस समस्या का समाधान किस आधार पर, किस प्रकार से होगा। तो उस व्यक्ति ने उस समस्या को पहले समझा और समझने के आधार पर उसने अपनी समस्या को धीरे धीरे करके उसको दूर करने का प्रयास किया है। हम भी कभी कभी कहते हैं कि एक कमजोर विद्यार्थी होता है जो पढ़ने के लिए इच्छुक तो होता है, लेकिन उसी इस कारण उसकी स्थिति, उसकी पारिवारिक समस्याओं की वजह से वो पढ़ नहीं पाता है। तो अध्यापक को उस बालक की समस्याओं का समाधान करने के लिए उसे खुद से और उसे परिवार से संपर्क करना चाहिए कि ये बालक इस प्रकार की हरकतें क्यों कर रहा है। जब अध्यापक उस क्रियाओं को समझ लेता है तो बालक को मोटिवेशन देना, अभिप्रेरणा देना बहुत ही जरूरी है, और मोटिवेशन के आधार पर बालक की जो समस्या थी वो धीरे धीरे दूर होगी और बालक पढ़ने के लिए तत्पर हो गया। हम इसी क्रम को आगे तो हमने जो पढ़ा था कि बालक के अंदर जो समस्या होती है वो धीरे धीरे तो दूर होती है। फिर इसी में लिखा है, वो समस्या समाधान योग्यता में लिखा है कि बुद्धि वह शक्ति है, बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान, जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए या प्राप्त करने की क्षमता होती है, प्राप्त करने की क्षमता होती है। देखो
इसने कहा देखो बहुत अच्छा है, समस्या समाधान की योग्यता बताया है कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता होती है। किसने लिखा है? लिखा है रायबर्ग ने लिखा। रायबर्ग कहता है, रायबर्ग लिखा है कि शक्ति वह है जो हमको समस्याओं से अवगत कराता है और अवगत कराने के बाद में उस समस्या का समाधान हम अपने उद्देश्यों के आधार पर, हम अपनी बुद्धि के आधार पर, हम अपने व्यवहार के आधार पर, हम अपने कर्तव्य के आधार पर, हम अपने ज्ञान, तर्क, वितर्क और उनके आधार पर उस समस्या का क्या करते हैं? हम समाधान करते हैं। तीसरा हिस्से में आता है, थर्ड पॉइंट है इसके अंदर, वह है अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन की योग्यता। अमूर्त चिंतन की योग्यता। अमूर्त चिंतन की योग्यता जो है वो ये बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति दो प्रकार के चिंतन की प्रक्रिया को अपनाता है। प्रत्येक व्यक्ति दो प्रकार की चिंतन की प्रक्रिया को अपनाता है। प्रथम तो वो होती है मूर्त रूप से चिंतन करके ज्ञान प्राप्त करना। मूर्त रूप से मतलब जो दिखाई दे रहा है, जो हम पढ़ाए, मूर्त देखो हम पढ़ते हैं, मूर्त हमने पढ़ाया पहले भी, मूर्त और अमूर्त, इन दोनों में अंतर है। मूर्त का मतलब वो होता है जो हमें शिक्षक शिक्षा दे रहा है, जो पाठ्यक्रम पढ़ा रहा है उसको हम प्राप्त कर रहे हैं, वो तो होती है मूर्त ज्ञान। मूर्त रूप से चिंतन करके हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अध्यापक के द्वारा पढ़ाए गए ज्ञान को हम देखा है, समझा है, उसको हम प्राप्त कर रहे हैं। और द्वितीय होता है कि अमूर्त रूप से चिंतन करके, अमूर्त मतलब, अमूर्त का मतलब होता है जो वस्तु हमारे पक्ष समक्ष नहीं होती है। अमूर्त का मतलब होता है जो वस्तु, जो पाठ्यक्रम जिस हमको समझना है वो वस्तु हमारे समक्ष नहीं होती है, पर उसका कल्पना और स्मृति के आधार पर ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमने कभी कभी कहते हैं कि मैंने बचपन में इतनी सारी हरकतें की है जिससे हमारा परिवार मुझसे परेशान था, क्योंकि हम में एक में मतलब बोलते हैं कि दिन भर खेलना, दिन भर एक पल के लिए मैं भूख क्या होती है, भूख का तो हमको मालूम ही नहीं पड़ता था, क्योंकि खेल के अंदर रुचि थी। जब खेल में रुचि होती है तो हम ये भूल जाते हैं कि हमें बचपन में क्या सोचा था। तो अमूर्त होता है, अमूर्त चिंतन से व्यक्ति जो अधिक सफल होता है उसे बुद्धिमान कहते हैं, क्योंकि अमूर्त का मतलब है कि जो पीछे हमारा अभी देखिए ना, वर्तमान संरचना देखो ना, हम अभी जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं और नवीन ज्ञान तो है, नवीन ज्ञान के साथ में सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा पूर्व ज्ञान, हमने पीछे क्या पढ़ा, और पीछे वाला हमारा आगे जो काम आता है उसमें ज्वाइन यानी ऐड करते हैं हम, कि मैंने ये पूर्व पढ़ा था, इसके बारे में जानता हूँ, इसके बाद कैसा होता है वैसा। तो इसमें लिखा है कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितनी उसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। तो किसने ये टर्मल ने लिखा है, टर्मल ने क्या लिखा है कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितनी उसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है, मतलब जितने उसमें जितनी कल्पना शक्ति का विकास होता है वो उतना अधिक बुद्धिमान होता है, क्योंकि कल्पना शक्ति के आधार पर व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझता है। फिर एक फोर्थ इसमें और आता है, फोर्थ दिखेगा आपको, फोर्थ है, मैंने बोल देता है, ये लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, वो पर्यावरण से सामंजस्य की योग्यता। कौन सा है? पर्यावरण से सामंजस्य की योग्यता, पर्यावरण से सामंजस्य की योग्यता। फोर्थ है मतलब भूगोल की प्रकृति में बुद्धि की प्रकृति से उसमें फोर्थ है, यानी 4 पॉइंट है। सीखने की योग्यता, समस्या समाधान
अमूर्त चिंतन की योग्यता और पर्यावरण से सामंजस्य की योग्यता। मतलब एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति जीवन में विकास करता है और विकास के साथ उसकी सफलता और असफलता दोनों ही होती है, क्योंकि जीवन में हार और जीत का ये फैसला हम स्वयं करते हैं। जो व्यक्ति दोनों में सामाजिकरण और सामंजस्य करता है, सफलता ही प्राप्त करता है और असफलता प्राप्त करता है, उसे बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं। कहते हैं कि हर व्यक्ति बार बार हारता है तो हारने के बाद भी जीत मिलती है। हर व्यक्ति हारता नहीं है। कहते हैं कि कितने करते अभ्यास जड़ मत हो सुजान, दसरी आवत जावत तल पर पड़त इंसान। मतलब जितना हम अभ्यास करते हैं, जितना हम हारते हैं, उतना हम जीतने की कोशिश करते हैं। तो लिखा है कि जीवन की परिस्थितियों और नवीन समस्या का नवीन परिस्थितियों में या नवीन समस्याओं में सामान्य मानसिक अनुकूलन ही बुद्धि है। मतलब हमने जीवन में जो कुछ सीखा है वो बुद्धि के द्वारा ही सीखा है। तो मतलब होता है कि बुद्धि अगर देखते हैं, बुद्धि की प्रकृति और स्वरूप को देखते हैं, तो बुद्धि की स्वरूप जो है वो परिवर्तनशीलता और विस्तार से बुद्धि के बारे में विद्वानों की एक मतता नहीं है। आज हम बुद्धि के स्वरूप को निर्धारित करते हुए सृजनात्मक पर विशेष तौर पर ध्यान देते हैं, और एक ऐसा तत्व है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की सीखना, सामंजस्य, मूर्त अमूर्त चिंतन की योग्यता का विकास होता है। अतः हम कह सकते हैं कि बुद्धि की प्रकृति के संबंध में हम कह सकते हैं कि बुद्धि एक व्यक्ति में जन्मजात होती है। बुद्धि सभी व्यक्तियों में होती है, जिसका प्रकटीकरण सृजनात्मक द्वारा होता है। मतलब व्यक्ति अपने वातावरण के अनुसार उस बुद्धि का प्रयोग करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने बुद्धि की प्रकृति और स्वरूप को सही से पढ़ा है और सही विस्तार पूर्वक जो 4 पॉइंट थे मैंने उसको पूरा समझा दिया है। हम इसी का पढ़ेंगे, बुद्धि की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।